Hello dear students, once again welcome back to the YouTube channel. So we are again back with a video related to the PGT Computer Science preparation for the various competitive exams like AMRS, BPSC, NBS and many more. So in the last video we have covered the topic of operators in Python जिसमें हमने arithmetic, relational, logical और बाकी सब operators के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे आगे के टॉपिक्स और इस चैप्टर की क्लास 11 से ये लास्ट वीडियो है. टॉपिक्स आज की वीडियो के हैं स्टूडेंट स्टेटमेंट, देन इनपुट एंड आउटपुट, देन टाइप कन्वर्जन एंड इट्स टाइप्स एंड एरर्स एंड इट्स टाइप्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से. तो स्टूडेंट्स आवर टुडेस टॉपिक इज द फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेटमेंट. अब नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होती है पाइथन में? एक ऐसी चीज जिसे पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सकता है. अब एक स्टेटमेंट में हमारे पास क्या हो सकता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. उसके लेफ्ट साइड में कुछ होता है और उसके राइट साइड में कुछ वैल्यूज होती है. जैसे कि यहाँ पे है x इक्वल्स टू 4, तो x को आप आइडेंटिफायर या वेरिएबल बोलेंगे और 4 उसकी वैल्यू है और ये 4 वैल्यू असाइन की गई है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वल टू ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. तो x इक्वल्स टू 4 जो है दैट इज अ स्टेटमेंट और जिसे हम असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली क्यूब इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 3, दिस इज ऑल्सो एन असाइनमेंट स्टेटमेंट. सिमिलरली प्रिंट x कॉमा क्यूब, ये भी आपकी क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट है. ठीक है. तो प्रिंट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट या नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर से जो स्टेटमेंट लिखी जाती है, जो एक लाइन लिखी जाती है, उसे हम क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट. ठीक है. अब बात आती है इनपुट और आउटपुट की. अब पाइथन में क्या होता है, कई बार हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना होता है जिसमें यूजर जो इनपुट है वो यूजर से लिया जा सके. ठीक है. रन टाइम पे और उसकी प्रोसेसिंग करके उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दिया जा सके. ठीक है. तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास पाइथन में जो फंक्शन होता है दैट इज द इनपुट फंक्शन. ठीक है. इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट करता है, यूजर को बोलता है कि आप डेटा डालो और जो भी यूजर डेटा डालेगा वो पाइथन उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ कोट्स. ठीक है. अब यूजर हो सकता है नंबर डाले या स्ट्रिंग डाले, लेकिन वो डेटा इनपुट फंक्शन से स्ट्रिंग के फॉर्म में ही जाएगा. चाहे वो नंबर डाले 4 तो भी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा, चाहे वो कोई टेक्सचुअल वैल्यू डाले तब भी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही जाएगा. अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? यहाँ पे देखो लिखा है इनपुट और ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट मतलब जो भी आप इसमें लाइन लिखना चाहते हैं कोट्स में वो आप लिख सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे उसके बाद जो इनपुट फंक्शन है वही लेता है जो कीबोर्ड से टाइप किया जाता है, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को असाइन करता है यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है. अब इसको समझने के लिए हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे देखो यहाँ पे है एफ नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर फर्स्ट नेम. तो इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा, देखो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो ये इसका मतलब ये एक फंक्शन है. अब इसमें जो भी लिखोगे आप वो हमेशा या तो सिंगल कोट्स में लिखोगे या डबल कोट्स में. यानी कि आपने इसमें स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यू एंटर कराई. ठीक है. यूजर से इसने पूछा एंटर योर फर्स्ट नेम, यूजर ने एंटर किया अर्नब. अब जो अर्नब एंटर किया, ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हुई और किस में स्टोर हो गई? एफ नेम के अंदर. सेम वे अगर मैं यहाँ से लूँ एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, तो मेरे पास क्या आएगा? एंटर योर एज. अब 19 एंटर कराया तो 19 भी क्या है? ऑल्दो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन यहाँ पे इसके आगे लगा है इनपुट फंक्शन, तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग ही लेगा. आप टाइप फंक्शन से इसको चेक भी कर सकते हो, आंसर आएगा क्लास स्ट्रिंग. ठीक है. अब देखो इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं. हमने लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर द नेम. ठीक है. अब हम इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इसने बोला एंटर द नेम. सपोज मैंने अपना नेम डाल दिया साक्षी. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से नेम को प्रिंट कराऊं तो मेरे पास ये आया. ठीक है. और अगर मैं यहाँ से नेम का टाइप चेक करूं तो मेरे पास क्या आएगा? क्लास और स्ट्रिंग आएगा. अब मैंने यहाँ से एज को एंटर कराया, मैंने कहा इनपुट एंटर द एज, एंटर द एज. तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर आप एंटर द एज में कोई भी एज डलवाते हो तो यहाँ पे जो एज है वो कैसे जा रही है? स्ट्रिंग के फॉर्म में जा रही है. तो जैसे मैंने एज को प्रिंट कराया तो 20 कैसे आ रहा है? कोट्स में आ रहा है ना. कोट्स में आने का मतलब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है. जैसे कि अगर मैं यहाँ से टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ एज, तो इस केस में मेरे पास क्या आएगा? क्लास स्ट्रिंग आएगा. ठीक है. तो हमें पता है कि कई बार हमें यूजर से स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेनी होती है और कई बार हमें यूजर से न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी होती है.
तो जब तक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेनी है तब तक तो हम इनपुट फंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन मान लो अगर हमें यूजर से इंटीजर वैल्यू चाहिए, होल नंबर चाहिए या फ्रैक्शनल चाहिए, तो उसके लिए इनपुट तो लगाना ही है, क्योंकि वो फंक्शन आपको यूजर से वैल्यू लेने में हेल्प करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने वहां पे कुछ और ऐसे एक्सटर्नल फंक्शंस लगाने हैं जिससे कि आपकी वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो जाए। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में। और इनपुट फंक्शन के अंदर आप जो भी टाइप करते हो दैट शुड बी आइदर इन द सिंगल कोट्स और इन द डबल कोट्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। The variable f name will get the string Arnav. Similarly, age will get the string 19. We can change the data type to an appropriate numeric value. ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप को। तो अब देखो, इसके लिए हमारे पास, अगर हमें होल नंबर में चेंज करना है अपने डेटा को, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, इंट फंक्शन है। इनपुट तो लगाएंगे क्योंकि यूजर से इनपुट फंक्शन से लिया जाएगा, लेकिन उसके आगे अगर हम इंट फंक्शन लगा दें तो हमारा डेटा इंटीजर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो यही स्टेटमेंट है, अगर मैं यही स्टेटमेंट यहाँ से लूँ एंड आई कॉपी एंड पेस्ट दिस स्टेटमेंट, और यहाँ हम इनपुट के आगे इंट लगा दें, और इससे क्या हो, एंटर द एज, अब मैंने एंटर करी 20, ठीक है। तो जब मैं अब यहाँ से एज को प्रिंट कराऊंगी तो देखो ऊपर वाले में इनपुट फंक्शन में 20 कोट्स में आया था, लेकिन यहाँ पे जो 20 है वो नॉर्मल आ रहा है विदाउट कोट्स, और ऊपर वाले में जो इसका डेटा टाइप था दैट वाज क्लास स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ से अगर मैं चेक करूँ टाइप ऑफ एज, तो इट विल गिव मी द डेटा टाइप एज इंट, ठीक है ना। सो इस तरह से आप अपने डेटा टाइप को चेंज करा सकते हो, ठीक है। नाउ Python uses a print function to output the data to the standard output device which is the screen. मॉनिटर पे कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज होता है, प्रिंट फंक्शन। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो प्रॉम्प्ट के आगे ही वेरिएबल का नाम लिखते या आइडेंटिफायर का नाम लिखते ही आंसर आ, ये काम इंटरेक्टिव मोड में तो हो जाता है, लेकिन प्रिंट मोड में, सॉरी स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन हमें लगाना पड़ता है ताकि जो भी हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं वो वहां पे हमारा डिस्प्ले हो जाए। अगर मैं प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लगाऊंगी इंटरेक्टिव मोड में तो वो भी सेम काम करेगा, एंड सेम इज द केस विद द स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से लूँ दिस थिंग, कॉपी करके हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसने बोला तो सपोज आई एंटर्ड द एज एज 30। अब यहाँ पे इफ आई से प्रिंट एज, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इट विल गिव मी 30 ओनली। लेकिन प्रिंट फंक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो आपको जो डेटा एज इट इज प्रिंट कराना है स्क्रीन पे वो आप सिंगल या डबल कोट्स में दोगे, और जिसकी आपको वैल्यू प्रिंट करानी है या एज इट मतलब बिना उसकी वैल्यू, मतलब उसके उस वेरिएबल की कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उस केस में आप उसे विदाउट कोट्स दोगे। देखो जैसे मैंने कहा प्रिंट द एज इज, ठीक है, कॉमा एज। तो ये देखो जो ये है द एज इज, ठीक है, ये क्या है, डबल कोट्स में है, ये सिंगल कोट्स में भी हो सकता था। तो जब हमने इसको एंटर किया तो यहाँ पे जो द एज इज और कॉलन का साइन है ये सारा कोट्स के अंदर था तो एज इट इज आया, और ये जो एज है एज, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर थी, 30 स्टोर थी, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अगर मैंने इस एज को भी कोट्स में लिखा होता तो यहाँ एज ही आता, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे विदाउट कोट्स लिखा है, तो what will it will do, it will give you the value of that variable, ठीक है। so the age is 30, understood। now the function print evaluates the expression before displaying it on the screen। वो उसे सॉल्व करता है फिर डिस्प्ले कराता है। यहाँ तो हमने कोई कैलकुलेशन करी नहीं, तो जो भी वैल्यू थी वो उसने डिस्प्ले करा दी। अब प्रिंट फंक्शन में आप दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, एक सेपरेटर होती है और एक आपका एंड होता है, ठीक है, ये ऑप्शनल होते हैं। द ऑप्शनल पैरामीटर इज अ सेपरेटर बिटवीन द आउटपुट वैल्यूज। इसके लिए हम कैरेक्टर, इंटीजर या स्ट्रिंग को एज अ सेपरेटर यूज कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो स्पेस होता है। देखो यहाँ पे द एज इज एज इट इज आया, ये जो कॉमा है इसके प्लेस पे आता है स्पेस। कभी भी आपके पास एक स्टेटमेंट हो प्रिंट एक्स कॉमा वाई, तो एक्स की वैल्यू फिर कॉमा के प्लेस पे स्पेस दे दो और फिर वाई की वैल्यू, ठीक है। अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेपरेटर और एंड की, दोनों ऑप्शनल है। सेपरेटर का काम होता है जो आपने जो भी पास किया है एज अ स्ट्रिंग या कुछ भी, उनके बीच में उनमें वर्ड्स को सेपरेट करता है या कैरेक्टर्स को सेपरेट करता है। और जो एंड है, जब तक मैं एंड स्टेटमेंट नहीं देती तो मेरा आउटपुट हर प्रिंट स्टेटमेंट में कैसे आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, लेकिन एंड में आप जो भी देते हैं वो आपकी लाइन के एंड में आ जाता है। देखो कैसे होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट
माई नेम इज, और हमने यहाँ पे दे दिया साक्षी, ठीक है। और हमने यहाँ कह दिया सेपरेटर इक्वल्स टू एट द रेट। तो जैसे ही हमने ये चीज करी, आप देखो कैसे आउटपुट आ रहा है। हर वर्ड के बीच में, हर स्ट्रिंग के बीच में एट द रेट आ रहा है। पहले वर्ड से पहले नहीं आएगा और लास्ट वर्ड के बाद में नहीं आएगा, लेकिन बीच में जहां पे भी स्पेस है ना, वहां पे आपका ये सिंबल आ रहा है। तो दैट इज द यूज ऑफ द सेपरेटर, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसी में एंड इक्वल्स टू ये डाल दूं, दिस थिंग, ये कर दे एंड इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो कैरेक्टर है, जो भी सिंबल आपने कोर्स में लिया, वो लाइन के एंड में आ जाए, ठीक है ना। अब इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये किया, सपोज हमने इसको एम्प्टी रख दिया जैसे, ठीक है, एंड। तो यहां से क्या हुआ, स्पेस आया यहाँ पे। अब ये चीज आप स्क्रिप्ट मोड में देख सकते हैं, फाइल, न्यू फाइल में जाते हैं। अब यहां से हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट किया। यहाँ पे एक बार हम ये जिस ये एंड जो है एम्प्टी स्ट्रिंग ये लगा दिया, और प्रिंट हमने कर दिया यहाँ पे हेलो, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो कैसे आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, माई नेम इज साक्षी एंड हेलो, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ दिया हुआ है एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर का स्पेस दिया हुआ है। इसको क्लोज कर, हटा देते हैं स्पेस को, और अब हम रन करते हैं। तो देखो जो इसके बीच में स्पेस था ये हट गया, और यहाँ का जो गैप था ये हट गया, ज्वाइन हो गया। अब मैं यहाँ से ये एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग को हटा देती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रन द कोड, तो आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो जब भी आपको अपना जो प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो आपको सेम लाइन में चाहिए हो, तो आप उस केस में क्या करेंगे, एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग दे सकते हो, या फिर आपको ये चाहिए हो कि सेम लाइन में आए और किसी कैरेक्टर से थोड़ा सा सेपरेट होके आए, तो आप उस केस में ये कैरेक्टर पास कर सकते हैं कोई भी। अगर मैं इसको इस तरह से दूं तो आएगा तो सेम लाइन में, लेकिन फर्स्ट लाइन के एंड में आपका क्या आ जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा, ये कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरह से यूज होता है आपका एंड का स्टेटमेंट का और आपका सेपरेटर का, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस। जैसे कि अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्रिंट हेलो, सिंपल कोट्स में एज इट इज प्रिंट हो गया, 10 into 2.5 कोट्स में नहीं है तो वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर है आई लव माई कंट्री, बीच में प्लस का साइन है। तो ये सारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटिनेट होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं, इफ आई से हेयर आइस प्लस क्रीम, तो ये क्या होगी, ज्वाइन हो जाएगी। तो ज्वाइन होके क्या हो गया, आइसक्रीम विदाउट एनी गैप। और अगर मैं लिखूं 4+3, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसमें एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। लेकिन स्ट्रिंग में एडिशन का ऑपरेशन में क्या मतलब, जो प्लस का साइन है वो कॉन्केटिनेशन करता है। जैसे कि अगर मैं ये 4 एज अ स्ट्रिंग ले लूँ और फिर 3 को भी एज अ स्ट्रिंग ले लूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7 नहीं आएगा, इट विल कम एज 43, क्योंकि वहां पे वो कॉन्केटिनेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। देन इसमें है आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे है आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, तो इस केस में क्या हुआ, आई एम कोट्स में है एज इट इज आया, 16 कोट्स में नहीं है तो वो उसकी वैल्यू मतलब जो 16 है वो विदाउट कोट्स है, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो एज इट इज आ जाएगी। और ईयर्स ओल्ड आपका कोट्स में है तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है द थर्ड प्रिंट फंक्शन इज कॉन्केटिनेटिंग द स्ट्रिंग्स, ये जो स्ट्रिंग है थर्ड प्रिंट फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहा है, यानी कि ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने इनके बीच में क्या यूज किया हुआ है, प्लस का सिंबल यूज किया हुआ है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कोमा। अगर कोमा होता तो गैप आता, जैसे कि अगर मैं लिखूं, किसी चीज को लिखते हैं, मैंने लिखा प्रिंट आइस कॉमा क्रीम, ठीक है। तो इससे क्या होता, आइस और क्रीम में गैप आ रहा है, लेकिन जब प्लस का साइन होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्केटिनेट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स आपके डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, यानी कि जो आपने प्रिंट फंक्शन में डाला है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है
जो इसमें आप वैल्यूज पास करते हैं जैसी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें डिफरेंट टाइप है तो वहां पे प्लस इज यूज इंस्टेड ऑफ कॉमा, ठीक है। इट विल जनरेट एन एरर एज डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। क्या कह रहा है, इन केस द प्रिंट स्टेटमेंट हैज वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड प्लस इज यूज्ड इट विल जनरेट एन एरर। देखो क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, कि जैसे अगर मैंने यहाँ 4+3 किया 7 आ गया, स्ट्रिंग 4+स्ट्रिंग 3 किया 43 आ गया, आइस प्लस क्रीम किया आइसक्रीम आ गया। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ एक मैंने 4 डाल दिया स्ट्रिंग टाइप का और एक जो 3 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी, अलग अलग डेटा टाइप हो गया। 4 स्ट्रिंग टाइप है और 3 न्यूमेरिकल टाइप है, इन टाइप है, तो क्या आ जाएगा एरर। टाइप है, या तो ये स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकता है या फिर इंटीजर को इंटीजर के साथ या इंटीजर को फ्लोट के साथ ऐड कर सकता है, लेकिन स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में प्लस का साइन हम नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं टाइप कन्वर्जन का टॉपिक। अब देखो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप टाइप मीन्स डेटा टाइप, कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट करना। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब है किसी भी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना, ठीक है। ये काम हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सटर्नली फोर्सफुली कोई फंक्शन लगा के, या फिर इंटरनली कर सकते हैं जिसमें पाइथन का इंटरप्रेटर उसे अपने आप कर देता है, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे वेरिएबल है num1 इनपुट, एंटर द नंबर एंड आई विल डबल इट। तो num1 है num1 इंटू 2 प्रिंट num1। अब जब यूजर यहाँ पे नंबर डालेगा, सपोज यूजर ने एंटर किया 2, तो ये 2 किस फॉर्म में जा रहा है, 2 तो इस फॉर्म में जा रहा है क्योंकि इनपुट फंक्शन लगा हुआ है, तो आपने अभी देखा था स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा। और 2 इंटू 2, जब भी स्ट्रिंग के ऊपर आप कॉन्केटिनेशन करते हैं, सॉरी रेप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है 2, अगर मैं इस पर एप्लीकेशन करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 22 आएगा। लेकिन मुझे चाहिए था इसका डबल, विच इज 2 इंटू 2, इट शुड हैव गिवन द आंसर एज 4, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, because the input function takes the value in the form of a string, ऐसे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स बाय डिफॉल्ट। तो ये करने के लिए हमें इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूजर से आपने लिया, फिर आपने इसके ऊपर इंट फंक्शन लगाया। आप यहाँ पे डायरेक्ट में इंट फंक्शन लगा सकते थे इनपुट से पहले, या आप नेक्स्ट लाइन में भी लगा सकते। उसके बाद जब आप इसे डबल करोगे तब आपका आंसर में क्या आएगा, तब आपका आ जाएगा दैट इज प्रिंट num1, तो आपके पास डबल आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लूँ n इक्वल्स टू इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिया, अब हमने कहा 2n इंटू 2, तो ये मुझे क्या दे रहा है 22 दे रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दोबारा से स्टेटमेंट को लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, हमने डाला इसमें 2, ठीक है। अब हम कहते हैं n जो है वो इंट n में चेंज हो जाए। तो अब हमारा n क्या है, दैट इज 2, ये था हमारा 2, स्ट्रिंग वाला 2 था और ये था नॉर्मल 2। अब अगर मैं कहूँ n इंटू 2, दैट विल गिव मी द आंसर एज 4, बिकॉज नाउ इट हैज बीन चेंज टू द इंटीजर वैल्यू यूजिंग द इंट फंक्शन, ठीक है। समझ में आया। सो दिस इज टाइप कन्वर्जन, वी कैन चेंज द डेटा टाइप फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ये अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, एक्सटर्नली जब हम खुद से फंक्शन लगा के कर सकते हैं, या पाइथन का इंटरप्रेटर इसे इंटरनली भी कर देता है। अब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात करते हैं, इसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग, जब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में फोर्सफुली चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द यूजर्स इंटरवेंशन, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्रेशन के आगे आपको डेटा टाइप का नाम लिखना है। जैसे कि x इक्वल्स टू 20.67 है, ये फ्लोट पॉइंट का डेटा है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है। मैंने कहा x इक्वल्स टू 20.67। अब अगर मैं यहाँ से इसका डेटा टाइप चेक करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, क्लास फ्लोट आएगा। लेकिन अब अगर मैं कह दूँ इंट ऑफ x, तो ये डेसिमल के बाद वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देगा। तो आपके पास 0.67 हट के सिर्फ क्या बचा, 20 बचा। सो दैट्स हाउ वी कन्वर्टेड दिस टू द इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो ऐसे हम अगर इंटीजर में चेंज करना हो तो इंट फंक्शन लगा दो, फ्लोट में चेंज करना हो तो फ्लोट फंक्शन लगा दो, और स्ट्रिंग में चेंज करना हो तो स्ट्रिंग फंक्शन। कैर फंक्शन लगाओगे तो उस कैरेक्टर की स्काई वैल्यू देगा, एबीसी की, ऑर्डिनल फंक्शन में उसकी वैल्यू देगा। तो एक बार सारे फंक्शंस देखते हैं यहाँ से हम। जैसे कि मेरे पास है x इक्वल्स टू 20 ले लो, ठीक है। अब हमने कहा फ्लोट x, तो ये किस में चेंज हो गया 20.0 में। अब हमने कहा स्ट्रिंग ऑफ x, किस में चेंज हो गया
इसमें चेंज हो गया, ठीक है। इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं और उसकी कैरेक्टर वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है। एस्काई वैल्यू डालते हैं तो 65 किसकी है, ए की। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर डालते हो 99, तो इसको आपका आंसर क्या आएगा, स्मॉल सी, ठीक है। और ऑर्डिनल वैल्यू क्या देता है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू, ऑर्डिनल फंक्शन। जैसे कि ए की डाली तो आ गई आपकी 65, मान लो मुझे चाहिए यहाँ पे 79 की, सॉरी मुझे यहाँ पे चाहिए सपोज एच, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आया, 72, ठीक है। तो दिस वे यू कैन यूज दिस फंक्शंस इन ऑर्डर टू डू द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। ऐसी एग्जांपल दे रखा है, इसमें देखो क्या है, इंट से फ्लोट में चेंज कर रहे हैं। तो num1 num2 कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं। num3 में दोनों का सम गया 10 + 20 विच इज 30। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आया, 30 आया। और डेटा टाइप क्या है इसका, दैट इज क्लास इंट। अब हमने इन दोनों के आगे लगा दिया फ्लोट का फंक्शन, तो क्या होगा, 30 किस में चेंज हुआ, 30.0 में। और डेटा टाइप भी हमारा क्या हो गया, क्लास फ्लोट। ये भी हमने 20 के साथ किया था, 20 को 20.0 में फ्लोट फंक्शन से कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, हम फ्लोट को इंट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये दो नंबर हैं, कैसे नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। 10.2 में जब हम 20.6 को ऐड करेंगे, वी विल गेट द आंसर एज 30.8, प्रिंट करा दिया। अब आपने यहाँ से कहा कि इसका टाइप प्रिंट कराओ, तो ये टाइप क्या है, फ्लोटिंग टाइप है। फिर हमने इन दोनों की जो एडिशन आई उसके आगे इंट फंक्शन लगा दिया, तो जो 30.8 है उसका 0.8 हटके वो क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करते हैं, ये दो वैल्यूज हैं, कैसी वैल्यूज है, इंटीजर वैल्यूज है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 70 आएगा। लेकिन यहाँ देखो एरर आ रहा है, एक बार ध्यान से इस लाइन को चेक करो। ये लाइन में प्राइस आइसक्रीम है 25, इस लाइन में प्राइस ब्राउनी है 45। टोटल प्राइस करेंगे तो ये आंसर टोटल प्राइस में तो कितना सेव हुआ, दैट इज 70। यहाँ लिखा है द टोटल इज रुपीज, एज इट इज प्रिंट होगा टोटल प्राइस, और यहाँ पे है प्लस का सिंबल। तो ये तो हमारी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। द टोटल इज रुपीज, इसमें क्या हम कॉन्केटिनेट करा रहे हैं, 70। तो अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल देखा था कि हम स्ट्रिंग में इंटीजर नहीं ले सकते, ऐड नहीं करा सकते, वहाँ एरर आ जाता है। तो अभी हमारे पास ये आया था टाइप एरर, यू कैन सी हियर, ठीक है ना, दैट इज व्हाई दिस एरर इज कमिंग। अगर यहाँ पे प्लस के प्लेस पे कोमा होता तो हमारा आंसर आता द टोटल इज रुपीज स्पेस 70। लेकिन यहाँ पे द टोटल इज रुपीज प्लस 70, तो एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, एक इंटीजर वैल्यू हो गई, तो टाइप एरर आएगा बिकॉज दोनों के डेटा टाइप अलग अलग है, ठीक है। समझ में आया। तो इंटरप्रेटर खुद से इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में नहीं चेंज कर सकता। जो नंबर से स्ट्रिंग की कन्वर्जन की बात करते हैं तो डायरेक्टली वो नंबर को स्ट्रिंग में चेंज नहीं करना पड़ता, हमें उसे करवाना पड़ता है, वो एक्सप्लिसिट ही हो पाएगा। क्योंकि उससे क्या होता है, लॉस ऑफ डेटा के चांसेस रहते हैं। देखो यहाँ लिखा है because it cannot convert an integer value to the string implicitly because there is a risk of the loss of information, ठीक है। तो ये कराने के लिए अब इस प्रोग्राम को फिर हम कैसे करें, यहाँ पे हमें टोटल प्राइस के आगे स्ट्रिंग फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास था, अगर मैं इस तरह से करी थी 4 + 3, एरर आ रहा था टाइप एरर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 + str(3), एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग फंक्शन लगाया, तब ये हमें देगा 43। अब str(3) क्या है, स्ट्रिंग ऑफ 3 क्या है, 3 चेंज हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। सो 4 + 3 हमारा क्या बच जाएगा, 43। आया समझ में, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, प्रोग्राम टू शो द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो 25 और 45 ऑलरेडी स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो जब ये इन्हें ऐड करेगा तो 25 45 करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, सिंपली यहाँ आया, ये स्टेटमेंट से देखो, टोटल प्राइस इज रुपीज प्लस 25 45, ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, तो ऐड हो गई, ये आउटपुट आ गया। और फिर अगर हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी हमें एक्सप्लिसिटली एक्सटर्नली करना पड़ेगा यूजिंग सम फंक्शन। हमने कहा इंट आइसक्रीम प्लस इंट ब्राउन, 25 और 45 थे कोड्स में, तो 25 अब नॉर्मल बन गया, 45 भी नॉर्मल इंटीजर बन गया, दैट वे इट विल बिकम टोटल प्राइस रुपीज 70, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये बना 25 और ये बना आपका 45, नॉर्मल बन गया, टोटल आ गया 70। अब यहाँ इस प्राइस में 70 आया, लेकिन इसके ऊपर लगा है स्ट्रिंग फंक्शन, तो ये क्या करेगा, इस तरह से इसको चेंज कर देगा।
दिस इज ऑल्सो माई स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो माई स्ट्रिंग, बीच में है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, तो आंसर क्या आ गया 70 आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन काम करती है। बात करते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट मतलब इंटरनली जो पाइथन का इंटरप्रेटर खुद से करता है, तो ये ऑटोमेटिकली पाइथन से होती है, प्रोग्रामर कुछ नहीं बोलता है इसमें। तो क्या होता है इसमें, जैसे num1 दिया 10, num2 दिया 20.0, ये कैसी वैल्यू है, दिस इज माई इंटीजर वैल्यू, और 20.0 कैसी वैल्यू है, दिस इज माई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, अब अगर बेटा मैं यहाँ से इसका सम करूँ, दैट इज आपने यहाँ से इसका सम किया, आपने यहाँ से इसका सम किया num1 प्लस num2, तो 10 प्लस 20.0 इंटीजर प्लस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया 30.0। लेकिन 10 एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, तो इसने जो आउटपुट दिया वो हमें क्या दिया, दैट इज 30.0। तो ये कैसे चेंज हुआ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, अपने आप चेंज हुआ, तो दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ 10 प्लस 20.0, अपने आप आ गया 30.0। सो दिस इज हाउ इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज डन। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर थी, एक में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर थी, रिजल्ट में अपने आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर हो गई। इंटरप्रेटर को एक्सटर्नली हमने कोई फंक्शन नहीं दिया, इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। एंड ये जो होती है जनरली ये होता है इस तरह से कि जो छोटा डेटा टाइप होता है वो बड़े में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम इसे टाइप प्रमोशन भी कहते हैं। जो इंटीजर है दैट इज अ स्मॉलर डेटा टाइप, और फ्लोटिंग डेटा टाइप बड़ा है, उसकी रेंज वैल्यूज की ज्यादा होती है, तो दैट इज वाई इसको टाइप प्रमोशन भी कहते हैं, कि हमेशा जो छोटा डेटा टाइप है बड़े वाले में चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द टाइप प्रमोशन दैट अलाउज परफॉर्मिंग ऑपरेशन बाय कन्वर्टिंग द डेटा इनटू द वाइडर साइज डेटा टाइप विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डीबग। अब डीबगिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है हमारा डी और एक होता है बग। बग होता है एरर, कोई भी एरर आना प्रोग्राम में, और डीबग का मतलब होता है उस एरर को रिमूव करना, ठीक करना। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखते हुए मिस्टेक्स हो जाती हैं। हो सकता है जब हम रन करें कोई ना कोई एरर आ जाए, सिंटेक्स एरर आ जाए, या कोई भी टाइप का एरर आ जाए, या प्रोग्राम हमें गलत आउटपुट देने लग जाए। तो ऐसे एरर्स को फाइंड आउट करना और उन्हें ठीक करना, वो एरर को तो हम कहेंगे बग्स, और उनको जब हम अपने प्रोग्राम में से निकाल देंगे, ठीक कर देंगे, उसे हम कहेंगे डी बगिंग। ठीक है, अब एरर्स को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सबसे पहला हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आपको टेंस पता होना चाहिए, ऐसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है, कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स हम सही से फॉलो नहीं करते तो प्रोग्राम में एरर आता है। जैसे कि अगर मैं इनपुट फंक्शन लूँ और उसमें ब्रैकेट्स ना लगाऊं, जैसे कि मैंने लिया नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ये कोट्स बंद कर दिए, एंटर किया। अब ये तो नेक्स्ट लाइन में इसको ले सकते हैं, एंटर नेम कर लिया। ठीक है, इसने यहाँ पे स्पेस दे दिया, लेकिन अगर यही काम मैं स्क्रिप्ट मोड में करती तो क्या होता, एरर आता। अब देखो, जैसे मैंने लिया प्रिंट, यहाँ आते हैं, हमने लिया प्रिंट और हमने कह दिया नेम, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव मोड में तो इसको ले रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 7 + 11, यहाँ पे लिखा हमने 7 + 11, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सिंटेक्स एरर आ गया कि आपने ब्रैकेट स्टार्ट तो करी नहीं बट आपने क्लोज कर दी। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम के रूल्स को मतलब फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पे हमारा क्या आता है, सिंटेक्स एरर आता है। ठीक है, तो प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें उनको रिमूव करना पड़ता है। तो जो भी रूल्स की वजह से एरर होते हैं वो सिंटेक्स एरर होते हैं। फिर आते हैं लॉजिकल एरर, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि लॉजिक में गड़बड़ है, प्रोग्राम में जो आपने प्रोसेसिंग की है, कोई फॉर्मूला लगाया है या कुछ भी लिखा है, उस वजह से वो ठीक से चल नहीं रहा है, तो वो लॉजिकल एरर।
लॉजिकल एरर प्रोड्यूसेस अनडिजायर्ड आउटपुट बट विदाउट एब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि ये आउटपुट हमें सही नहीं देता और उसमें हमारा प्रोग्राम जो है वो ढंग से टर्मिनेट भी नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में क्या है, without while working backwards from output one can identify what went wrong। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मुझे दो नंबर्स का एवरेज निकालना है 10 और 12 का, तो मैंने स्टेटमेंट लिखी 10 प्लस 12 बाई 2। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से लिखूँ 10 प्लस 12 बाई 2 तो क्या होगा, प्लस और डिवीजन में प्रेसिडेंस किसकी जाता है, डिवीजन की, ब्रैकेट्स लगे नहीं हुए, तो ये किसको सॉल्व करेगा, 12/2 को सॉल्व करेगा विच इज 6.0। 6.0 में 10 को ऐड करेगा, इट विल गिव मी 16.0। लेकिन 10 और 12 का सम कितना हुआ, 22। 22 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 11। एवरेज तो ये होना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, then it will give me the answer as 11.0 which is the correct average। अब मतलब कैलकुलेशन तो यहाँ पे हो रही है, लेकिन जो काम हमने करवाना था वो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा लॉजिक सही नहीं था, हमने स्टेटमेंट सही नहीं लिखी थी जहाँ हमने प्रोसेसिंग की थी। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं लॉजिकल एरर, इनको हम सिमेंटिक्स एरर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर होता है जब प्रोग्राम को रन करते हैं और उस टाइम पे कोई एरर आ जाए। ठीक है, मतलब सिंटेक्स तो ठीक है लेकिन इंटरप्रेटर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, वो होता है रन टाइम एरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है, अगर मैं यूजर से दो नंबर लूँ और मैं आपस में डिवाइड करूँ, जैसे कि मैंने पहला नंबर ले लिया 4 और दूसरा नंबर ले लिया 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.0। लेकिन अगर मैं पहला नंबर 4 ले लूँ और दूसरा नंबर 0 ले लूँ तो ये मुझे क्या देगा, 0 डिवीजन एरर व्हिच इज एन एक्सेप्शन और दैट्स एन एरर। तो यहाँ पे करेक्ट आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा इनपुट ठीक नहीं जा रहा, तो ये रन टाइम एरर होता है। ठीक है, यानी कि रन करने पे जो हम वैल्यूज देते हैं तब वो पता लगते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्राम विच जनरेट्स रन टाइम एरर, num1 is 10.0, num2 हमने यूजर से एंटर कराया। ठीक है, पहला नंबर तो हमने फिक्स कर लिया 10.0। अब यूजर ने क्या किया, हमने इंटीजर फंक्शन लगा रखे हैं लेकिन यूजर ने कर दिया एप्पल, num2 दे दिया एप्पल। एप्पल तो स्ट्रिंग वैल्यू है तो कैसे होगा, वैल्यू एरर आएगा। जैसे कि अगर मैं 4 को डिवाइड कर दूं यहाँ पे एप्पल से, व्हाट विल हैपन, एक तो नेम एरर है। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया n1 इक्वल्स टू एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और ठीक है, फिर मैंने कहा n2 इक्वल्स टू एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब इसके आगे हम लगा लेते हैं, अच्छा हमने इनपुट फंक्शन नहीं लगाया यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, इसको यहाँ से हम कर देते हैं कॉपी और यहाँ से हम इसको कर देते हैं पेस्ट और यहाँ लगा देते हैं इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछेगा एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने डाल दिया 4, फिर हमने यहाँ से लिया n2 और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसके आगे int फंक्शन और लगा दिया, int इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब हमने पहला नंबर तो नॉर्मल ले लिया 4, ठीक है, और दूसरा ले लिया int इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, और मैंने यहाँ पे लिखा, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर सेकेंड नंबर, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया एप्पल। ठीक है, तो क्या आ गया, वैल्यू एरर है क्योंकि आपने यहाँ तो इंटीजर फंक्शन लगाया और डाल दिया आपने एप्पल व्हिच इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, सो इट विल गिव यू द वैल्यू एरर। ठीक है, समझ में आया, जैसे कि यहाँ आ रहा है। फिर अगर हम 0 से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिवीजन एरर, जैसे कि आपने अभी देखा था यहाँ पे। ठीक है ना, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये रन टाइम एरर होते हैं जो रन करने पे आते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पे आते हैं। और पाइथन में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में डायरेक्ट कर लेते हैं और स्क्रिप्ट मोड में काम करते हैं। तो आप यहाँ से जाएंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ से फाइल में जाऊँ और न्यू में जाऊँ, स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हो तो रन मेन्यू में यहाँ से आपको रन मॉड्यूल पे जाना, या फिर आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो F5। ठीक है, तो बस यही था आपका टॉपिक, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जितने टॉपिक्स थे आज की वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोले थे कि हम कवर करेंगे, वो सारे हमने कवर कर। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, हमने जो जो टॉपिक डिस्कस किए साथ साथ हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग।
आउटपुट के क्वेश्चन से, डेटा टाइप के थे, ठीक है। अब एक बार एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो अभी हमने पढ़ा था जीरो से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो वो कैसा एरर है, हमने लिखा 25/0, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ एरर। सिंटेक्स में तो गलती नहीं है, लिखा तो इसी से जाता है, और लॉजिक जो है वो भी ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीरो अगर हम इनपुट दे रहे हैं सेकंड नंबर का, डिनोमिनेटर का, रन टाइम पे दे तो वो कैसा एरर है आपका, रन टाइम एरर, ठीक है। और मैंने लिखा num1 25 है, num2 0 है, num1 बाय num2 किया, दैट इज ऑल्सो अ रन टाइम एरर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंपली इसको यहाँ पे लिखूं 25/0, दिस इज जीरो डिवीजन एरर जो कि रन टाइम एरर में आता है। अगर मैं इसको इस तरह से ले लूँ num1 num2 और देन num1 डिवाइडेड बाय num, जैसे कि यहाँ पे लिया num1 इज 25 एंड num2 इज 0, फिर हमने कहा num1 डिवाइडेड बाय num2, अगेन जीरो डिवीजन एरर, तो ये भी रन टाइम पे हो रहा है, रन टाइम एरर हुआ आपका, ठीक है। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। बाकी इसमें कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो ये तो हमें वैसे चाहिए होते हैं, बाकी सिंटेक्स वगैरह का आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम्स में तो आपके एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट फिर भी हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम करके देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, जिससे कि आपके कंसेप्ट जो है वो फटाफट से क्लियर होते जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने ये सारा टॉपिक कवर अप कर लिया, इसके 5 पार्ट्स कवर अप हो गए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द फुल प्लेलिस्ट, जहां से आप कभी भी कोई भी वीडियो जाके चेकआउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, तो यू कैन लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.